नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पशु परीक्षण के अंतर्गत क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है? तो पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है? कराकुल। कराकुल ये भेड़ की नस्ल है जो कि पेल्ट के लिए पाली जाती है प्रमुख रूप से। तो प्रमुख रूप से भेड़ की कौन सी नस्ल है जो पेल्ट के लिए पाली जाती है? कराकुल। किस भेड़ को किसान की भेड़ कहा जाता है? तो नाली। किस भेड़ को किसान की भेड़ कहा जाता है? तो नाली भेड़ को किसान की भेड़ कहा जाता है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक अक्षमता वाली भेड़ कौन सी मानी जाती है? तो सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक अक्षमता वाली भेड़ मारवाड़ी मानी जाती है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में स्थित है। बधियाकृत नर भेड़ को क्या कहा जाता है? तो बधियाकृत नर भेड़ को वीडर कहा जाता है। बधियाकृत नर भेड़ को बधिया किया हुआ भेड़ को वीडर कहा जाता है। भेड़ के प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है? तो भेड़ के प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। बकरी में 60 होती है, गाय में 60 होती है। किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? तो भेड़ के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? तो भेड़ के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है। अगला है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में देखने को मिलता है? तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में किया जाता है? तो भेड़ में किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट भेड़ में किया जाता है। पशु के शरीर के आंतरिक परजीवी को नष्ट करना क्या कहलाता है? तो पशुओं के शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना डोजिंग कहलाता है। पशुओं के शरीर के आंतरिक परजीवियों को नष्ट करना क्या कहलाता है? डोजिंग कहलाता है। ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट किस पशु में किया जाता है? भेड़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पशु के दूध में क्लोराइड आयन पाया जाता है? भेड़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भेड़ का आवाज़ क्या कहलाता है? भेड़ का आवाज़ पेन कहलाता है। भेड़ बकरी की श्वसन दर के प्रति मिनट कितनी होती है? तो भेड़ बकरी की श्वसन दर 15 से 20 मिनट होती है। भेड़ बकरी की श्वसन दर 15 से 20 मिनट होती है, जबकि घोड़े की श्वसन दर है वो 5 से 7 दे रखी है। भेड़ का मध्य चक्र कितने दिनों का होता है? भेड़ का मध्य चक्र 17.5 दिन का होता है। कहीं तो 16 से 17 दिन का होता है। भेड़ का मध्य चक्र 16 से 17 दिन का होता है। बकरी का 20 दिन का होता है, गाय का 21 दिन का होता है। कौन से दूध का दही नहीं जमाया जा सकता है? तो निजमीकृत दूध का दही नहीं जमाया जा सकता है। निजमीकृत दूध का दही नहीं जमाया जा सकता है। कौन से दूध का दही नहीं जमाया जा सकता है? निजमीकृत किया हुआ दूध का दही नहीं जमाया जा सकता है। दूध को अवशीतन केंद्रों पर कितने तापमान पर रखते हैं? तो दूध को अवशीतन केंद्र, यानी अवशीतन केंद्र वो होते हैं जहाँ पे दूध रखा जाता है, जहाँ से दूध बेचा जाता है, वहाँ पर दूध है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। दूध का पाश्चुरीकरण करने के बाद दूध को कितने डिग्री तापमान पर ठंडा किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण करने के बाद दूध को 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। दूध में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके बीजाणु जीवित रह जाते हैं। यहाँ पे जीवाणु नहीं, बीजाणु आना, बीजाणु यानी बीजाणु। तो दूध में जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके बीजाणु जीवित रह जाते हैं। इसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण आप देख चुके हैं। पाश्चुरीकरण क्या होते हैं कि दूध में जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके बीजाणु जीवित रह जाते हैं। जबकि निजमीकृत में क्या होता है कि जीवाणु और बीजाणु दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध का दही नहीं जमाया जा सकता है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से कब चला? तो ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण
1970 से 1977 तक चला, जबकि तीसरा चरण 1985 से 1995 तक चला और दूसरा चरण आप समझ ही सकते हैं 1978 से 1985 तक चला। किस चारे की किस्म को इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है? किस चारे की किस्म को इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है? तो बरसीम, और बरसीम का वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। बरसीम का वानस्पतिक नाम, तो बरसीम का वानस्पतिक नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम बरसीम का वानस्पतिक नाम। और किस चारे की किस्म को इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है? तो बरसीम को इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है। रिजके में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो रिजके में प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। रिजके में प्रोटीन की मात्रा 25% होती है। रिजका की कटाई बुआई की कितने दिनों बाद की जाती है? तो रिजका की कटाई बुआई यानी रिजका की जो कटाई है वो बुआई के 2 महीने बाद की जाती है। पशुओं के खुर काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पशुओं के खुर काटने की प्रक्रिया ट्रेमिंग कहलाती है। पशुओं के खुर काटने की प्रक्रिया ट्रेमिंग कहलाती है। जानवर के मरने के बाद उसकी खाल उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जानवर के मरने के बाद उसकी खाल उतारने की प्रक्रिया फ्लेइंग कहलाती है। जानवर के मरने के बाद उसकी खाल उतारने की प्रक्रिया फ्लेइंग कहलाती है। पशु प्रजनन में पुनः गर्भित की प्रक्रिया कब प्रारंभ करनी चाहिए? पशु प्रजनन में पुनः गर्भित की प्रक्रिया कब शुरू करनी चाहिए? यानी एक बार ब्याने के बाद दूसरी बार कब ब्याना चाहिए? तो वो 2 से 3 महीने यानी 60 से 90 दिन बाद। यानी पशु का जो शुष्क काल होता है वो 60 से 90 दिन का होता है और एग्जैक्ट देखा जाए तो 60 दिन होता है। मांस के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो मांस के रंग के लिए यानी मांस का रंग किस कारण होता है? तो माइग्लोबिन के कारण मांस का रंग होता है। मांस के रंग के लिए माइग्लोबिन उत्तरदायी होता है। माइग्लोबिन के कारण ही मांस का रंग होता है। भैंस के नहाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेलोइंग। बेलोइंग नहीं, वेलोइंग। तो वेलोइंग, बलोइंग नहीं करना है, वेलोइंग है ये, वेलोइंग। भैंस के नहाने की प्रक्रिया वेलोइंग कहलाती है। वह मादा पशु जो हिट में रहती है कहलाती है निम्फोमैनिक। वह पशु जो हिट में रहती है, हिट में मतलब गर्भधान किए हुए रहती है और गर्भधान के अंतर्गत ब्याने में रहती है ना। कहते हैं ना रात को ही पता चल जाता है कि सुबह तक गाय ब्याह जाएगी, तो वही हिट कहते हैं। तो वह मादा पशु जो हिट में रहती है कहलाती है निम्फोमैनिक। वह मादा पशु जो हिट में रहती है उस मादा पशु को निम्फोमैनिक कहते हैं। नर मेंढा जिसका बधियाकरण प्रजनन के बाद किया गया हो कहलाता है। तो नर मेंढा जिसका बधियाकरण प्रजनन के बाद किया गया हो उसे कहते हैं शैगी। नर मेंढा, मेंढा की बात हो रही है यहाँ पे, भेड़ की बात नहीं हो रही है। भेड़ और मेंढा अलग अलग होते हैं। तो नर मेंढा जिसका बधियाकरण प्रजनन के बाद किया गया उसे कहते हैं शैगी। गाय की जवान मादा जो एक बार भी गर्भित नहीं हुई कहलाती है हिप्पर। गाय की जवान मादा जो एक बार भी गर्भित नहीं हुई कहलाती है हिप्पर। वह घोड़ी जिसे प्रजनन के लिए रखा गया हो क्या कहलाती है? ब्रोडमेयर। वह घोड़ी जिसे प्रजनन के लिए रखा गया हो क्या कहलाती है? ब्रोडमेयर। यानी घोड़ी का प्रजनन किया जाना है और घोड़ी को प्रजनन के लिए रखा गया है, इसलिए इस प्रकार की घोड़ियों को ब्रोडमेयर कहा जाता है। पशु का पालन पोषण, प्रजनन करना, देखभाल करना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री। अगला है सूडो रूमिनल्स का उदाहरण है या रूमिनल्स का उदाहरण है। तो सूडो रूमिनल्स का उदाहरण है ऊँट। ऊँट है वो सूडो रूमिनल्स का उदाहरण है। यानी सूडो रूमिनल्स अमाशय का एक प्रकार है। अमाशय के 4 प्रकार होते हैं। किस प्रकार के पशु में ओमेजम अनुपस्थित होता है? तो ऊँट में ओमेजम अनुपस्थित होता है।
ओमेजम का कार्य क्या होता है? जल का अवशोषण करना होता है और इसी कारण ऊँट में ओमेजम अनुपस्थित होता है, इसी कारण ऊँट कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। अगला क्वेश्चन, पशुओं में आमाशय के प्रकार कौन कौन से हैं? पशुओं में आमाशय के प्रकार हैं रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम और एबोमेजम को सत्य आमाशय, ट्रू आमाशय कहा जाता है। कौन सा आमाशय भोजन का पाचन करता है जिसे सत्य आमाशय भी कहते हैं? तो एबोमेजम भोजन का पाचन करता है, ओमेजम जल का अवशोषण करता है, रुमेन में भोजन रहता है, ठहरता है आकर, यानी रुमेन में भोजन संग्रहित होता है। तो कौन सा आमाशय भोजन का पाचन करता है जिसे सत्य आमाशय भी कहते हैं? तो एबोमेजम। रुमेन में भोजन का पाचन नहीं होता, अगर रुमेन में भोजन का पाचन होता तो रुमेन को सत्य आमाशय कहा जाता, लेकिन एबोमेजम में होता है, इसलिए एबोमेजम को भोजन का आमाशय भोजन का पाचन करता है, एबोमेजम। कौन सा आमाशय पानी का अवशोषण करता है? तो देख चुके हैं, ओमेजम, जो कि ऊँट में अनुपस्थित होता है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग रुमेन होता है क्योंकि इसी में भोजन संग्रहित होता है। आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है? तो रेटिकुलम, और ये सबसे छोटा भाग होता है और रुमेन सबसे बड़ा भाग होता है और रेटिकुलम सबसे छोटा भाग होता है। आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, यानी आकार का होता है? रेटिकुलम। हेमकृत वीर्य को कितनी डिग्री तापमान पर रखा जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस। हेमकृत वीर्य को कितने डिग्री तापमान पर रखा जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। और जब इसे गाय भैंस में डाला जाता है तब इसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है तब। कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की मात्रा कितनी यूज की जाती है? तो कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की मात्रा 0.25 से 2 ml। ये 0.25 से 2 ml क्यों लिखा है? क्योंकि अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है, लेकिन होती कितनी है? 0.25 से लेकर 2 ml तक ही होती है। तो कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की मात्रा कितनी यूज की जाती है? 0.25 से 2 ml तक। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की रेक्टोवेजाइनल विधि काम में ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है? रेक्टोवेजाइनल विधि। भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है? वेजाइनल स्पेकुलम। गाय भैंस में तो कृत्रिम गर्भाधान की रेक्टोवेजाइनल विधि काम में ली जाती है, जबकि भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की वेजाइनल स्पेकुलम विधि काम में ली जाती है। वीर्य को लंबे समय तक सुरक्षित किस में रखा जाता है? तो क्रायोगेन में। एक बड़ा सा डब्बा होता है ना, तो वीर्य धारण करने के लिए एक बड़ा सा डब्बा होता है वीर्य रखने के लिए। तो वीर्य को लंबे समय तक सुरक्षित किस में रखा जाता है? क्रायोगेन में। और क्रायोगेन में नाइट्रोजन होती है, द्रव्य नाइट्रोजन भरी होती है ना। क्रायोगेन में द्रव्य नाइट्रोजन भरी होती है, वरना वीर्य खराब हो जाएगा। वीर्य को सुरक्षित रखने के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? द्रव्य नाइट्रोजन का। किस परीक्षण का उपयोग शुक्राणु की संख्या या शुक्राणु की गतिशीलता का पता करने के लिए किया जाता है? यानी वीर्य में शुक्राणु की संख्या कितनी है, शुक्राणु की गतिशीलता किस प्रकार की है, इसका पता करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो है मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट। मिथाइल ब्लू रिडक्टेज टेस्ट किया जाता है। कौन सा परीक्षण वीर्य की शुद्धता या pH मान के लिए किया जाता है? कौन सा परीक्षण वीर्य की शुद्धता या pH मान के लिए किया जाता है? ब्रोमिथाइल ब्लू क्रिस्टलेज परीक्षण। कौन सा परीक्षण वीर्य की शुद्धता एवं pH मान के लिए किया जाता है? यानी वीर्य का pH ज्ञात करने के लिए, वीर्य की शुद्धता ज्ञात करने के लिए ब्रोमिथाइल ब्लू क्रिस्टलेज परीक्षण किया जाता है। वीर्य का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.034। वीर्य में गंध का कारण क्या है? एमीन्स।
वीर्य का पीला रंग किस कारण होता है? राइबोफ्लेविन के कारण। कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा करते समय योनि का झुकाव कितनी डिग्री पर रखा जाता है? तो 45 डिग्री पर। कहने का मतलब है कि जब पशुओं के अंदर वीर्य डाला जाता है तब झुकाव वो 45 डिग्री का होना चाहिए, वरना वीर्य उल्टा सुल्टा गिर जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा। बंध्याकरण से सांड में कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? तो बंध्याकरण करने से सांड में यूरोलेथियोसिस ये बीमारी होने की संभावना रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि बंध्याकरण से सांड में कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है? यूरोलेथियासिस। अगला क्वेश्चन, हेमस्थित वीर्य का थोविंग तापमान कितना होता है? कहने का मतलब थोविंग तापमान से यहाँ पे तात्पर्य है कि जब डॉक्टर गर्म पानी में वीर्य को पिघलाता है, यानी थोड़ा वीर्य बहुत गाढ़ा हो जाता है, आपको पता है, और 100-96 डिग्री सेल्सियस पर वीर्य बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसको थोड़ा पानी में गर्म करके हल्का किया जाता है, वीर्य को पतला किया जाता है थोड़ा, उसी को थोविंग तापमान कहते हैं। तो हेमस्थित वीर्य का थोविंग तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस 30 सेकंड के लिए। कृत्रिम गर्भाधान करते समय सीमन स्ट्रो के लेबोरेटरी सिरे को कितनी डिग्री कोण पर काटना चाहिए? यानी सीमन स्ट्रो में क्या भरा होता है? सीमन स्ट्रो में वीर्य भरा जाता है। सीधा पूछ सकते हैं सीमन स्ट्रो में क्या इकट्ठा किया जाता है? वीर्य इकट्ठा किया जाता है। और सीमन स्ट्रो का प्रयोग किस में किया जाता है? सीधा पूछ सकते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए करते हैं सीमन स्ट्रो। और जब कृत्रिम गर्भाधान करना होता है तब सीमन स्ट्रो को एक तरफ से काटना होता है। किस तरफ से काटना होता है? लेबोरेटरी सील पर काटना होता है। और लेबोरेटरी सील को काटते समय 90 डिग्री से के कोण पर, यानी एकदम सीधा काटना पड़ता है। कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा कौन सी बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है? तो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा विब्रियोसिस, यानी विब्रियोसिस एक पशु से दूसरे पशुओं में फैल सकता है, इसलिए कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा है वो विब्रियोसिस रोग को रोका जा सकता है। भेड़ बकरी के शरीर का क्रिटिकल तापमान कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। क्रिटिकल तापमान से तात्पर्य है वह तापमान जिससे अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। तो भेड़ बकरी के शरीर का क्रिटिकल तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। कंपोस्ट खाद बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बेंगलोर विधि, ऑप्शन बाय इंदौर विधि, ऑप्शन सी नाडेप विधि, ऑप्शन द एडको विधि। तो कंपोस्ट खाद बनाने की सर्वोत्तम विधि है बेंगलोर विधि। निम्न में से अखाद्य खलियों का प्रकार नहीं है। निम्न में से अखाद्य खलियों का प्रकार नहीं है। खलियाँ दो प्रकार के होते हैं, एक खाद्य खलियाँ, एक अखाद्य खलियाँ। तो अखाद्य खलियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे अरंडी है, ये अखाद्य खली है। अलसी है, ये अखाद्य खली है। महुआ है, ये अखाद्य खली है। लेकिन सरसों है, ये अखाद्य खली का प्रकार नहीं है। सरसों अखाद्य खली का प्रकार नहीं है। इसके अलावा नीम की पत्तियां हैं, ये भी अखाद्य खलियों का प्रकार नहीं है। पनीर बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? पनीर बनाने के लिए रेनेट काम में लिया जाता है, यानी रेनेट एक उपकरण है जो कि पनीर बनाने के लिए लिया जाता है काम में। दूध से दही जमाने के लिए कितना तापमान का जावन मिलाया जाता है? जावन आप जानते ही होंगे। तो दूध से दही जमाने के लिए कितना डिग्री का तापमान कितना तापमान का जावन लिया जाता है? 21 डिग्री सेल्सियस। खीस में क्या पाया जाता है जिसके कारण खीस को गर्म करने पर खीस स्कंदित हो जाता है, अर्थात फट जाता है? खीस में ऐसा क्या मिलाया जाता है? खीस को कोलेस्ट्रम कहते हैं, याद रखिए। हो सकता है क्वेश्चन में कोलेस्ट्रम आ जाए। तो खीस यानी कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है जिसके कारण कोलेस्ट्रम को गर्म करने पर कोलेस्ट्रम स्कंदित यानी फट जाता है? तो खीस में क्या पाया जाता है? लैक्टो एल्ब्यूमिन एवं लैक्टोग्लोब्युलिन पाया जाता है। कोलेस्ट्रम में लैक्टो एल्ब्यूमिन लैक्टोग्लोब्युलिन पाया जाता है। हे प्रकार की फसलें या चारा में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। हे प्रकार की फसलों में
जबकि साइलेज चारे में विटामिन ज़्यादा पाया जाता है। सूखे चारे की गुणवत्ता, साइलेज में विटामिन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि हे प्रकार की फसलों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सूखे चारे की गुणवत्ता एवं पोषण मान बढ़ाने के लिए किससे उपचारित किया जाता है? तो 1% यूरिया से। सूखे चारे की गुणवत्ता एवं पोषण मान बढ़ाने के लिए, सूखे चारे में गुणवत्ता बढ़ सके, सूखे चारे का पोषण मान बढ़ सके, इसके लिए सूखे चारे को 1% यूरिया से उपचारित किया जाता है। अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है? तो अच्छे साइलेज का पीएच मान 4% होता है। साइलेज तैयार करने में कितना समय लगता है? साइलेज तैयार करने में 3 महीने लग जाते हैं। साइलेज में शोषक पदार्थ की मात्रा कितने % होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइलेज में शोषक पदार्थ की मात्रा 35 से 40% होती है, अर्थात साइलेज में नमी की मात्रा है वो 60 से 65% होती है। साइलेज बनाने के लिए बनाए गए गड्ढे को क्या कहते हैं? तो साइलेज बनाने के लिए बनाए गए गड्ढों को, यानी वे गड्ढे जिसमें साइलेज रखा जाता है, साइलो कहलाता है। साइलेज में खुशबू किस अमल के कारण आती है? तो ब्यूटायरिक अमल के कारण। साइलेज में खुशबू किस अमल के कारण आती है? तो साइलेज में खुशबू ब्यूटायरिक अमल के कारण आती है। साइलेज किस अमल की उपस्थिति के कारण मीठा होता है? तो लैक्टिक अमल के कारण साइलेज है वो मीठा होता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है ना, तो लैक्टोज भी देगा, लैक्टिक देगा, तो आपको लैक्टिक करना है। साइलेज बनाने वाली फसलों में क्या अधिक पाया जाता है? तो साइलेज बनाने वाली फसलों में अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मैं बता चुका हूँ, जबकि है प्रकार की घास में प्रोटीन पाया जाता है। साइलेज बनाने का सर्वोत्तम समय कब होता है? सितंबर अक्टूबर में होता है, क्योंकि साइलेज है वो 3 महीने लग जाते हैं। तो आपको पता है जून जुलाई में ही होता है, बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में ये सर्वोत्तम समय सितंबर अक्टूबर होता है साइलेज बनाने का, और सितंबर अक्टूबर में ही काटा जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में इसे बनाया जाता है। तो बनाने का सर्वोत्तम समय सितंबर अक्टूबर होता है। भेड़ बकरी में संपूर्ण दांत कितने समय में निकल आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भेड़ बकरी में संपूर्ण दांत यानी स्थायी दांत, भेड़ बकरी में स्थायी दांत कितने समय में निकल आते हैं? तो 2.5 से 3 वर्ष की आयु में, 2.5 से 3 वर्ष की आयु में भेड़ बकरी में संपूर्ण दांत आ जाते हैं। गाय भैंस के जन्म के कितने माह बाद सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं? गाय भैंस में जन्म के कितने माह बाद सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं? गाय भैंस में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, तो कौन? 1 माह। गाय भैंस में जन्म के कितने माह बाद सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं? तो 1 महीने बाद गाय भैंस में सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। गाय भैंस के बयाने के 8 घंटे तक जहर नहीं गिरती है, तो पशु को क्या देना चाहिए? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना चाहिए और रिप्लेंट का इंजेक्शन लगाना चाहिए। ये इंजेक्शन लगा दो, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दो, रिप्लेंट का इंजेक्शन लगा दो, तो गाय भैंस की जहर निकल आएगी। कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि है गुदा योनि विधि। कृत्रिम गर्भाधान की सबसे अच्छी विधि है गुदा योनि विधि। बेकार पशुओं को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? कलिंग। बेकार पशुओं को झुंड से हटाना क्या कहलाता है? कलिंग। और कलिंग का युद्ध आप जानते होंगे अशोक का काल का, और अशोक ने कलिंग के युद्ध में बहुत सारे बेकार का झुंड बना लिया था, तो बेकार के झुंड को हटाया था, साफ किया था, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो बेकार पशुओं को झुंड से हटाना कलिंग। सांड का वीर्य का पीएच मान कितना होता है? तो सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 6.8%। जानवरों द्वारा हड्डियाँ चबाना, अवांछनीय पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्व के कारण होता है? तो फास्फोरस। जानवरों द्वारा हड्डियाँ चबाना, अवांछनीय पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? फास्फोरस की कमी के कारण होता है, और ये भेड़ में देखने को अक्सर मिलती है।
जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना इथोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन, जानवरों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉपजिन। जानवरों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जानवरों के लार में टॉपजिन पाया जाता है, टॉपजिन। गाय भैंस के बछड़ों में टीकाकरण के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो गाय भैंस के बछड़ों में टीकाकरण के लिए न्यूनतम आयु 3 माह। कहने का तात्पर्य है कि 3 माह से पहले गाय भैंस के बछड़ों में टीकाकरण नहीं किया जाता। भेड़ बकरी के मेमनों में टीकाकरण के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो भेड़ बकरी के मेमनों में न्यूनतम आयु 2 माह होनी चाहिए। 2 माह से पहले भेड़ बकरी में टीकाकरण नहीं किया जाता। गाय भैंस में 3 माह से पहले टीकाकरण नहीं किया जाता। तो यानी गाय भैंस के लिए टीकाकरण के लिए न्यूनतम आयु 3 माह होनी चाहिए और भेड़ बकरी के लिए टीकाकरण के लिए न्यूनतम आयु 2 माह होनी चाहिए। पशुओं का जन्म से सींग रहित होना क्या कहलाता है? पॉल्ड। पशुओं का जन्म से सींग रहित होना पॉल्ड कहलाता है। बकरियों द्वारा झाड़ी एवं पेड़ की टहनी खाना ब्रूशिंग या ब्राउजिंग कहलाता है। पशुओं की त्वचा एवं बालों का साफ करना कहलाता है ग्रूमिंग। पशुओं की त्वचा एवं बालों को साफ करना ग्रूमिंग कहलाता है। पशु के ब्याने के कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है? तो पशु के ब्याने के 6-8 सप्ताह बाद अधिकतम दूध होता है। यानी गाय भैंस जब ब्याह जाती है तो उसके 6-8 सप्ताह बाद दूध उत्पादन अच्छा होता है यानी 1.5 से 2 माह बाद। घोड़े की नाड़ी की गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? तो घोड़े की नाड़ी की गति फेशियल धमनी से, वेरी इंपॉर्टेंट। घोड़े की नाड़ी की गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? तो फेशियल धमनी से। और कहाँ से? टांग से। टांग से की जाती है, याद रखिए, टांग से, पिछली टांग से। भेड़ बकरी की नाड़ी की गति किस धमनी द्वारा की जाती है? तो भेड़ बकरी की नाड़ी की गति वो फेमोरल धमनी से की जाती है। घोड़े की नाड़ी की गति फेशियल धमनी से, भेड़ बकरी की नाड़ी की गति है वो फेमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। गाय भैंस की नाड़ी की गति किस धमनी से की जाती है? कॉक्सिजियल। तो जितने भी इम्पोर्टेंट हमने देख लिए। घोड़े की नाड़ी की गति किस धमनी से ज्ञात की जाती है? घोड़े की नाड़ी की गति फेशियल धमनी से, भेड़ बकरी की नाड़ी की गति फेमोरल धमनी से और गाय भैंस की नाड़ी की गति कॉक्सिजियल। प्रजनन करने वाले सांडों को कितना दाना देना चाहिए? तो प्रजनन करने वाले सांड को 2 kg दाना देना चाहिए। प्रजनन करने वाले सांड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो प्रजनन करने वाले सांड को 2 kg दाना दिया जाना चाहिए। भैंस को 1 kg दाना कितने लीटर दूध पर उत्पादन पर दिया जाता है? तो भैंस को 1 kg दाना 2.5 लीटर दूध पर दिया जाता है, जबकि गाय को 1 kg दाना 3 लीटर दूध पर दिया जाता है। भैंस को 1 kg दाना 2.5 लीटर दूध पर क्यों दिया जाता है? क्योंकि भैंस में वसा ज़्यादा होती है, इसलिए भैंस को 2.5 लीटर दूध पर ही 1 kg दे देते हैं, जबकि गाय को 3 लीटर दूध पर 1 kg दाना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भैंस को 100 kg शरीर भार पर कितना किलोग्राम शोषक पदार्थ देते हैं? तो भैंस को 100 kg शरीर भार पर 3 kg शोषक पदार्थ देते हैं। गाय बैल बछिया को 100 kg किग्रा शरीर भार पर कितना किग्रा शोषक पदार्थ देते हैं? तो 2.5 kg। भैंस को 100 kg शरीर भार पर 3 kg शोषक पदार्थ देते हैं, यानी शोषक चारा देते हैं। और गाय बैल बछिया को 100 किग्रा भार पर 2.5 kg शोषक पदार्थ देते हैं। पशु को मध्यकाल के कितने घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए? तो पशु को मध्यकाल के 12 से 18 घंटे बाद गर्भित करवाना चाहिए। यानी कह सकते हैं शाम को 6 बजे अगर लगे कि ब्याने वाली है तो सुबह 6 बजे या 12 बजे तक ब्याह जाती है, गर्भित करवा देना चाहिए। 20वीं पशुगणना रिपोर्ट कब जारी की गई? 16 अक्टूबर 2019 को। साइलेज बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सॉइलिंग। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1975 में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई। राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1977-78 में। राजस्थान का
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977-78 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसके दूध में होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा भेड़ के दूध में होती है। दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है? तो दूध में कैसीन का भी पाचन होता है, दूध में लैक्टो एल्बुमिन का भी पाचन होता है, दूध में लैक्टोग्लूबिन का भी पाचन होता है। यानी ये प्रोटीन है जिनका पाचन होता है। इन सभी का दूध में कौन सी प्रोटीन का पाचन होता है? तो दूध में ये सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और इन सभी का पाचन होता है। कैसीन का भी पाचन होता है, जिस कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, आप सबको पता है। इसके अलावा दूध में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? लैक्टो एल्बुमिन और लैक्टोग्लूबिन। नर ऊँट कितने वर्ष में परिपक्व हो जाता है? 5 वर्ष में नर ऊँट परिपक्व हो जाता है। निम्न से उपापचय रोग है, तो सरा रोग भी उपापचय है, एंथ्रेक्स भी उपापचय है, थेनाला भी उपापचय, कीटोसिस इसका सही उत्तर होगा उपापचय रोग। निम्न से उपापचय रोग है, तो निम्न से उपापचय रोग है कीटोसिस। निम्न से उपापचय रोग है कीटोसिस। उपापचय रोग से तात्पर्य है कि ये तो न जीवाणु से होता है, न कीटाणु से होता है, न विषाणु से होता है। तो कीटोसिस रोग उपापचय रोग है। दही में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.4%, यानी 5 से 8, 3.4% पाई जाती है। दूध में प्रोटीन की मात्रा पूछिए, वसा की मात्रा 5 से 8%। दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4.5 से 5%। घी सामान्यतः कितनी डिग्री तापमान पर तरल और अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। घी सामान्यतः कितने डिग्री तापमान पर तरल तथा अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। दही में लैक्टोज की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो दही में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 4.5 से 5%। और दही में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.4%। दही में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5 से 8%। उपापचय रोग कौन सा है? तो कीटोसिस उपापचय रोग है। नर ऊँट 5 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। दूध में प्रोटीन होता है कैसीन, लैक्टो एल्बुमिन, लैक्टोग्लूबिन। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा भेड़ के दूध में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।